जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। और हम आज आपको लिए चलते हैं उस मुद्दे पे जिस पे आप टेलीविज़न में, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं एज़ अ फैन, एज़ व्यूअर्स। यूट्यूबर्स तरह-तरह की कहानियाँ बनाते रहते हैं और आप देखते रहते हैं और हम भी शायद उससे इंस्पायर्ड होकर, इन अ वे कहा जाए कोट अनकोट, कुछ कहानियों पे सोचते हैं। फिर निष्कर्ष ये होता है कि क्यों ना हम अपने व्यूअर्स को उन मुद्दों पे तरीके से समझाने की कोशिश करें कि मामला है क्या। तो मैं आज जिस मुद्दे पे आ रहा हूँ वो है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की बात जहां आती है, संघ इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय जनता पार्टी इज अ पॉलिटिकल अपफ्रंट एंड आउटफिट। पर जो देखने में आया है पिछले कुछ सालों में, डिकेड्स में कहा जाए, कि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे ज्यादा हो गई। आरएसएस क्या आरएसएस इज बीइंग रन बाय बीजेपी, और बीजेपी still being under control or under the instructions or influenced। दोनों वर्ड है। इन्फ्लुएंस का मतलब कि उनके मुद्दों पे, उनके विचारधारा पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, या संघ की मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विचारधारा पे संघ को चलाया जाए। हालांकि अभी एक नया मुद्दा उठा है, आपने भी देखा होगा, हसबुल्ले साहब, जिन्होंने सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने की बात की, जिस पे काफी रिएक्शन आ रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आ रहे हैं और तरह तरह की बातें भी आ रही हैं। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि मास्क में, दिस इज अ मास्क विच इज बीइंग प्रोजेक्टेड बाय भारतीय जनता पार्टी थ्रू संघ टू गार्नर द वोट्स इन अ वे, क्योंकि वो दोनों तरफ खेल रहा है, जैसा कि उनके बातों से लगता है। और बातें बहुत तरह की आ रही हैं। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे आरएसएस के सर क्या कहते हैं उसको, सर कार्यवाहक अरुण कुमार जी ने कह दिया कि नहीं, शायद ससादरी जी ने कहा था ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इतने पोस्ट देखता हूं ना सोशल मीडिया पे, आई ऑल्सो गेट कंफ्यूज्ड एट टाइम्स, सुभाष जी। तो कि 32 ऑर्गेनाइजेशंस वर्क अंडर द संघ, ईच ऑर्गेनाइजेशन इज इंडिपेंडेंट एंड हैज इट्स ओन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन मेंबरशिप एंड दे आर फ्री टू डिसाइड हु इज गोइंग टू हेड देम। यानी कि संघ ने इन अ वे क्लियर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में वो दखल अंदाजी नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि फिर उसी बात पे आते हैं कि सोशल मीडिया या टेलीविजन या ट्रेडिशनल मीडिया पे कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या भारतीय जनता पार्टी संघ को चला रही है या संघ भारतीय जनता पार्टी को? ये क्लैरिटी हमें चाहिए आपसे, क्योंकि आप जहां हैं वहां संघ के लोगों से आपकी बात होती है। इंटरनल इनर इंफॉर्मेशंस क्या है, क्या बीजेपी और संघ के बीच में वाकई में द्वंद्व युद्ध चल रहा है, जो सोशल मीडिया दिखाता है, इधर उधर दोनों तरह की मीडिया की बात मैं कर रहा हूँ, दिखाता है, या फिर दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा कि अरुण कुमार जी ने कहा, जैसा शेषाद्री जी कहते हैं, जैसा भागवत जी ने भी कह रखा है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के नागपुर यात्रा के बाद, नागपुर विजिट के बाद यहां तक बातें आ गई कि मोदी जी टेक्स अ कॉल एंड संघ फॉलोज इट। सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या है स्थिति आज की तारीख में? क्या दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं या सिर्फ मीडिया का ये दिखावा है? जी सुभाष जी। देखिए अजय जी, एक तो आज की तारीख में आरएसएस और बीजेपी, ये जिनको सयामी ट्विंस कहते हैं, वो सयामी ट्विंस हैं। और इसमें सबसे ज्यादा हावी हो गए हैं नरेंद्र मोदी लार्जर देन लाइफ बन गए हैं। नरेंद्र मोदी यही नेता है जिनको मोहन भागवत, इन्होंने कुछ साल, मैंने 2014 के पहले वहां पर जो लाल कृष्ण आडवाणी, इनकी जो सत्ता थी बीजेपी में, उनको आडवाणी इनको दरकिनार करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट रहेंगे, ऐसा जो पूरा जो प्लानिंग हुआ,
उसकी जो चालें चली गई, उसके पीछे मोहन भागवत थे और नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय मंच पर लाने का काम उन्होंने किया था और उसके ज़रिए उन्होंने फिर बाकी जो सीनियर लीडर्स थे, मुरली मनोहर जोशी हो या बाकी जो नेता हो, उनको दरकिनार करके बीजेपी में एक नया फ्रेश जो नेतृत्व है उसको देने की कोशिश की, जो काफ़ी हद तक सफल हुई ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी इनके नेतृत्व में 3 बार बीजेपी ने केंद्र में सत्ता स्थापित की है। अब सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जो है वो आरएसएस के चंगुल में अभी भी है? तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल आरएसएस के चंगुल में अभी है, लेकिन लार्जर दैन लाइफ वो बन गए हैं। वो मोहन भागवत इनके आदेश का पालन करने की अभी उनको जरूरत नहीं है पड़ी है। और यही बात है कि जो जेपी नड्डा इन्होंने जो बात कही थी कुछ सालों पहले कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, तो ये दर्शाता है कि आरएसएस को एक मैसेज देने की कोशिश नड्डा इनके तरफ से नरेंद्र मोदी ने की कि हम आपकी बात अभी नहीं सुनेंगे। अब ऐसा बताने की जो हिमाकत नरेंद्र मोदी और उनके नेताओं ने की, उनके जो कोटरी है उन्होंने की, उसके पीछे ये कारण है कि लगातार उनको सपोर्ट मिल रहा है जनता का। जिस तरह से उन्होंने पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया है, जिसमें काफी बड़े पैमाने पे सोशल मीडिया के जरिए झूठ का प्रचार हो रहा है, गलत जो जानकारी है वो जाके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। और नरेंद्र मोदी कितने बड़े नेता है, विश्व गुरु है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को भी लग रहा है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है वगैरह, ये सारी चीजें तो हमने वो उस देखी, लेकिन नरेंद्र मोदी यहाँ तक वो उनका प्रवास या यात्रा उनकी रही है कि वो आरएसएस का एक यानी आरएसएस ने उनको सपोर्ट किया और उसके बाद वो आरएसएस के सामने ही वो सबसे बड़े शख्स आज की तारीख में बन गए और आरएसएस को उनको सुनना पड़ रहा है। अब आरएसएस और बीजेपी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आरएसएस का ही जो कार्यकर्ता होता है वो बीजेपी का संगठन सचिव होता है और ये ब्लॉक लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक है। इसका मतलब है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सियामी ट्विंस है बीजेपी और आरएसएस। 1948 में जब महात्मा गांधी जी इनकी हत्या हुई थी, उसके बाद आरएसएस ने लिखित रूप में दिया था तब के जो केंद्रीय गृह मंत्री है वल्लभ भाई पटेल इनको, कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन 1951 में पहली बार भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और उसके बाद हम देखते हैं कि बीजेपी जो है, बीजेपी की स्थापना आपातकाल के बाद जो जनता पार्टी वगैरह में फूट पड़ गई, उसके बाद जो चीजें हुई उसमें बीजेपी का स्थापना हुई और उसमें जो स्ट्रक्चर हुआ है उसमें आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों मिलकर ही काम करते हैं। राम माधव पहले आरएसएस के प्रवक्ता थे, बाद में अभी बीजेपी के नेता बने। तो ये सारी उदाहरण आपके हमारे सामने है। ऐसे में बीजेपी जो है, आरएसएस बीजेपी को दिशा दिखाती है, लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी इनके कारण बीजेपी आरएसएस को दिशा दिखाने के मैंने मुद्दे यानी वहां हद तक पहुंच गई है। ये आज की तारीख में हालात है और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी अपने जो पसंदीदा अध्यक्ष है उसको वो नहीं बिठा पा रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि आरएसएस का दबाव है कि नरेंद्र मोदी को 20 साल हो गए, 14 से लेकर 24 सॉरी 14 से लेकर 24 तक 10 साल हो गए। तो ये जो चीजें हैं उसके आगे भी आरएसएस जाना चाहती है और उसको उसके लिए नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है। उनको उनकी तो मंशा है कि तहयात जिसको कहते हैं कि वो जब लाइफ लॉन्ग वो प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन आरएसएस ऐसा नहीं चाहती। अजय देखिए, मैंने ये सवाल इसलिए भी उठाया कि एक आपके ही मेरा कहने का मतलब है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से और महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता संजय राउत जी ने भी एक पोस्ट किया था जिन्होंने क्लेम किया था कि पीएम मोदी नागपुर इसलिए गए थे कि शायद उनको अपना रिटायरमेंट अनाउंस करना था और संघ से पूछना चाह रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का जो पद होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो डिसाइड करता है इन अ वे कहा जाए तो कि कौन नेता कितने साल तक कहाँ रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी में 75 का एक आंकड़ा, 75 का डेडलाइन तय कर दिया था पिछले अध्यक्षों ने, जिसके कारण बड़े बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदे और नाम वाले, जिनका नाम जैसे मनोहर जोशी जी हो गए, वो थी अपनी
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी या फिर अडवाणी जी की बात करें हम, तो ये बातें आई थी कि 75 के ऊपर का कोई भी पद इनमें इंपॉर्टेंट पदों पे नहीं रहे, जिसके पीछे संघ की बात भी की गई थी। और भारतीय जनता पार्टी के अनकॉल्ड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्होंने बात की थी, अनरिटन, रिटन नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इस पे कुछ भी शब्द भारतीय जनता पार्टी के संविधान में मेंशन्ड है, पर ये बातें मानी गई थी 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आज मोदी जी 2025 में सितंबर में कहा जा रहा है जैसा है कि 75 साल के हो जाएंगे, और संजय राउत ने शायद यूबीटी शिवसेना के हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया कि वो नागपुर इसलिए गए थे कि वो बताना चाह रहे थे कि अब मैं रिटायर कर रहा हूँ, देखो कौन हो सकता है। कितनी सच्चाई है इस बात में। दूसरी तरफ हसबोले जी का जो बयान आया था, जो स्टेटमेंट आया था, खासकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, सेक्युलर एंड जो प्रियम्बल की बात उन्होंने कही थी कि सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए था, और ये खास करके कांग्रेस ने जानबूझ के किया था। इस पे राहुल गांधी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है, एक्स पे भी आप देख लेंगे, कि इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, जस्टिस को इरोड करने की कोशिश कर रहा है आरएसएस और बीजेपी। और इस तरह के बयान से उनका मास्क खुल चुका है और वो सामने आ गए हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी जो उनका पॉलिटिकल आउटफिट है वो मनुस्मृति को फॉलो करता है, जो एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट है, जिसको इगैलिटेरियन स्पिरिट में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे उन्होंने अपोज किया था। इस शार्प रिब्यूक के बाद हसबोले जी का बड़ा, इसी के बाद ही स्टेटमेंट आया था हसबोले जी का कि secular and socialist should remain in the preamble of the should not remain in the preamble of the Indian Constitution। क्योंकि ये माना था, जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों ने मान लिया था कि हम सेक्युलर हैं और सोशलिस्ट हैं, पर ये शब्दों का जो इंसर्शन किया गया वो कांग्रेस रूल में किया गया। संघ का खुलकर इसके खिलाफ बयान, कांग्रेस का रिएक्शन, और सिद्धारमैया जी बैंगलोर के मुख्यमंत्री का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इस पे आया। उन्होंने कहा कि आरएसएस हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आरएसएस ने 1949 में भी इसको अपोज किया था, और गोवालकर जी had praised the Manusmriti and preferred Manusmriti over the decisions that were taken by the constitution makers। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, इसमें ये जो पूरा आरएसएस का अभी जो विचार है वो हमें स्वतंत्रता के पूर्व का जो इतिहास है उसमें जाना होगा, क्योंकि आरएसएस की अपनी भूमिका कायम रही है। आरएसएस एक ऑर्थोडॉक्स संगठन है और उनकी भूमिका ऑर्थोडॉक्स संगठन की ही हमेशा कायम रहती है, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं होता। तो आरएसएस ने भारतीय जो संविधान है उसको विरोध किया था, उनका ये कहना था। और आरएसएस की जो स्थापना हुई थी बेसिकली वो इसी के मुद्दे पे हुई थी कि जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण करने की बात आई थी, ब्रिटिश चले जाएंगे, ये 1935 के बाद तय हुआ था। तो उसमें अगर भारत ब्रिटिश चले जाते हैं तो जो सत्ता आएगी वो सत्ता किसकी होगी, वो सत्ता किस कायदे और कानून के तहत चलेगी, इसका विचार जब हो रहा था तब ये जो सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो ज्यादातर विदेश से पढ़ के आए थे, ज्यादातर बैरिस्टर थे, तो इन लोगों ने जो पश्चिमी देशों की जो सभ्यता है उसको अपना माना, और उनका कहना था कि इसी आधार पे नए भारत का निर्माण होना चाहिए। बीजेपी यानी आरएसएस के जो उस वक्त के नेता कांग्रेस में ही थे वो इसके खिलाफ थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, मनुस्मृति पे ही हिंदू सभ्यता जो है वो टिकी हुई है, और इसके लिए कोडिफिकेशन जो है हिंदू कैसे रहेगा इसका जो कोडिफिकेशन है उसके लिए सिर्फ मनुस्मृति एक ही है, बाकी और कुछ है नहीं। तो आप किसी को भी पूछेंगे कि भैया आप हिंदू है यानी कौन है,
और आप जो आचार विचार करते हैं वो किस आधार पे करते हैं, तो वो मनुस्मृति के आधार पे ही करते हैं, और कोई दूसरा चारा है नहीं। अगर आप संविधान को हटा दिया जाए तो हिंदुओं के लिए जो धर्म ग्रंथ है वही उनका कानून का ग्रंथ भी है, और उनकी कानून के तहत ही उनको चलना है, अगर हिंदू धर्म की हम बात करें। लेकिन हम विकसित सभ्यता को मानने वाले हिंदू हैं, और इसीलिए हम लोग हमने जो पश्चिमी देशों की सभ्यता है उसको अपना लिया, और उसके बाद उसी के आधार पे संविधान बना दिया गया। क्योंकि स्वतंत्रता के संग्राम में गांधी जी के और नेहरू जी के नेतृत्व में सारे समाज के सारे लोग, सारे घटक जो है वो इस स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे, और यही कारण था कि इन सबको नए भारत में भागीदारी देने का जो काम था वो संविधान के जरिए किया गया। ये बात भागीदारी की, और ये भागीदारी आज भी आरएसएस नहीं चाहता। ये दुखदायक घटना है, क्योंकि अगर आप सेक्युलर अगर आप नहीं रहेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप एक धर्म की जो सत्ता है उसको आपको मानना पड़ेगा। अगर धर्म की सत्ता मान लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, तो कोडिफिकेशन क्या होगा? कोडिफिकेशन तो मनुस्मृति ही है, और दूसरा कोई कोडिफिकेशन है ही नहीं। क्योंकि अगर सेक्युलर हम शब्द हटाएंगे संविधान से, तो संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वही ध्वस्त हो जाएगा। और ये ध्वस्त करने की बात अभी हम 21वीं सदी में अगर हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही पाषाण युग में जाने की बात हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि किसी एक जाति वर्चस्व का को महत्व देना, और दूसरे जो लोग हैं वो उस जाति के गुलाम बन जाए, ये आज की तारीख में कोई मानेगा नहीं। और लेकिन हो क्या रहा है कि अजय जी की पूरे विश्व में ही आप देखिए डिक्टेटरशिप जो है वो ज्यादा उफान पे है। हमारे ट्रम्प महाशय वो तो डिक्टेटर ही बन गए। वो किसी ना कांग्रेस को अपने इसमें ये कर रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं, कांग्रेस का मैंडेट ले रहे हैं, किसी का मैंडेट नहीं ले रहे। उनका कहना है कि उनको चुन के दिया है लोगों ने, और वो जैसा चाहेंगे वैसा राज करेंगे। तो आज की तारीख में मोदी साहब भी उसी तरह के पुरुष बन गए हैं कि उनका कहना है कि उनको जनता ने चुन के दिया है, और वो जो है वो जो मन चाहे वो ये फैसले ले सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि इस देश का जो धरोहर है वो गौतम बुद्ध की धरोहर है, और ये गौतम बुद्ध की धरोहर ही विश्व में मानी जाती है। और वहाँ पे सत्य, प्रेम और अहिंसा यही हमारी धरोहर रही है, और इसी के कारण भारत को नवाजा गया है सिविलाइजेशन। अजय नहीं, मैंने खास करके सिद्धारमैया जी का जो वो बयान था मनुस्मृति को लेकर, मैंने ये जानबूझकर उठाया क्योंकि मनुस्मृति को लेकर जो हम देखते हैं, आप भी गूगल चेक कर लें, विकिपीडिया पे जाएं, पता नहीं है पढ़े लिखे लोगों का इंटरप्रिटेशन, या फिर ये पॉलिटिकली कहीं ना कहीं बायस्ड इंटरप्रिटेशंस। जैसे है कि मैं एक जगह देख रहा था कि मनुस्मृति, अ फाउंडेशनल हिंदू लीगल टेक्स्ट, presents a hierarchical social structure based on caste and gender that is deeply problematic. It outlines a rigid caste system where individuals are assigned specific roles and duties based on their birth. Women, regardless of their caste, are generally relegated to subordinate positions with their primary roles defined as wives and mothers, nothing else. They have to be अंडर द मेल। ये है जो मैं देखता हूं सोशल मीडिया या आपको गूगल पे। वॉज दिस मनुस्मृति? वाई कांट पीपल कम आउट? क्योंकि देखिए जिस तरह से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया इस देश में, इंडियन हिस्ट्री को, मुगल टाइम में जो लिखने वाले थे उन्होंने मुगल्स को प्रेज किया, मुस्लिम टाइम में जो लिखने वाले थे मुस्लिम को प्रेज किया। मैं रूल्स की बात कर रहा हूँ। ब्रिटिश काल में जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने उनको फॉलो किया। उसके बाद लेफ्ट जब आया, लेफ्ट का भी रोल मोर और लेस इंडियन हिस्ट्री को कहीं ना कहीं, मैं देखता हूं ना, बड़े बड़े हिस्टोरियंस को मैंने पढ़ा है, बिकॉज आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे आप पानीपत के युद्ध की बात कर लें, आपके शिवाजी और की बात कर लें, आप मुगल में मोर स्ट्रॉन्ग, संभाजी की बात कर लें, उस पर रिएक्शंस आने लगे हैं। जब आप सच्चाई प्रेजेंट करते हैं ना तो लोग कहते हैं कि यू आर डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री।
जबकि हिस्ट्री हैज बीन डिस्टॉर्टेड इन इंडिया फॉर इयर्स टुगेदर। इसी तरीके से मनुस्मृति को हर आदमी ने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, और जो जहां पावर में रहा उसके इंटरप्रिटेशन को पॉलिटिकली सपोर्टेड रहा, और वो इंटरप्रिटेशंस आज की तारीख में भी हमें सामने लाया जाता है और उसी पर रिएक्शंस होते हैं। क्या संघ इसकी जब बात कर रहा है सोशलिस्ट और सेकुलर को हटाने का, प्रियम्बल से कह रहा है कि इसका कोई महत्व नहीं हो, क्योंकि जब ये इंडिया हम आज़ाद हुए, जब प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन और हम देश के लोग हमेशा सोशलिस्ट रहे हैं और सेक्युलर रहे हैं, हमारे देश के इंडिपेंडेंस के लिए हर कम्युनिटी के लोग लड़े थे, फिर ये डिफरेंसेस क्यों क्रिएट किया? ये ब्रिटिश का चाल था। ऑफ कोर्स Britishers wanted this kind of a difference in India, this kind of a division in India. Why are we following it after 75 years? Why Manusmriti has not been interpreted properly? क्यों इतिहास को तरीके से नहीं लिखा जा रहा? Who is responsible for it? The politicians who are only for votes, जो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, या हम जो उनको हर शब्द के हिसाब से फॉलो करते हैं, प्रोवोक्ट होते हैं और रिएक्ट करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं? जी, संघ की बात करें, बीजेपी की बात करें, या किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें जो धर्म आधारित या कास्ट आधारित पार्टीज होती हैं, जी सुभाष जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए अजय जी, मनुस्मृति जब लिखी गई वो काफी हजारों वर्षों के पहले लिखी गई, और उस वक्त समाज की सिचुएशन क्या थी, आज के समाज की सिचुएशन क्या है, इसमें बहुत कुछ फर्क आया है। जो हमने साइंस में प्रगति की है, हमने बाकी चीज़ों में प्रगति की है, मनुष्य की जो उत्क्रांति हुई है, इसके तहत नए नए लॉज बने हैं। जो लॉज पहले थे, जैसे अभी उदाहरण के तौर पे सती प्रथा थी, वो उस वक्त में प्रचलन में थी, आज सती प्रथा नहीं है। यानी इसका मतलब है कि हमने ये मान लिया कि एक पुरुष के मरने के बाद उसकी स्त्री जो है वो उसके साथ जल जाना, ये गलत बात, ये हमने माना। तो ये जो मनुष्य की जो उत्क्रांति हुई है, उनका जो उसमें जो विकास हुआ है मनुष्य के पूरी प्रजाति का, तो उसके तहत कुछ चीजें हमने जो अनादिकाल से चलती आ रही थी, कुछ चीजों को हमने छोड़ा, कुछ अच्छी चीजें थी वो हमने रखा। तो ये जो चीजें हैं कि अच्छी चीजें रखनी चाहिए और बुरी चीजें जो है वो खत्म करनी चाहिए। यही कारण था कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कहा कि मनुस्मृति का जो आचार विचार है वो इस नए देश में लागू करना ये गलत बात होगा, और इसलिए मनुस्मृति को हटा के नया संविधान बनाया गया। अगर हम मान लीजिए कि नया संविधान अगर हम नहीं बनाते, तो हमारे पास कौन सा एक ड्राफ्ट था जिसके तहत हम कामकाज करते? मनुस्मृति था, क्योंकि उसके पहले सारी जो चीजें थी वो मनुस्मृति के तहत ही उसको कानून चल रहा था। ब्रिटिशों का भी कानून था, उसमें भी यही था। तो ये सारी जो चीजें ये हमें देखनी चाहिए। तो मनुस्मृति के तहत ही सारी चीजें हो रही थी, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के बाद ये बदल गया। ये हमें ध्यान में रखना होगा, और इसके लिए मनुस्मृति के बारे में गलत कहा गया है, ऐसी जो बातें अभी होती है वो ही गलत है। क्योंकि मनुस्मृति जो है वो सही है, अपने लेवल पे है, क्योंकि कई टेक्स्ट ऐसे हैं उसमें जो गलत है, जो समाज को जो विकास हुआ है समाज का, उसमें वो बेल नहीं खाती आज की तारीख में। ये हमें मानना पड़ेगा। हम आज भी नहीं कह सकते कि कोई हम किसी के गुलाम रहे या कोई हमारा गुलाम रहे, ये हम नहीं कह सकते। तो ये हमें समझना चाहिए। तो जो बात मनुस्मृति कह रही है गुलामी की, ढोल पशु शूद्र नारी ताड़न के अधिकारी, जो रामचरितमानस में कहा गया है, ये मनुस्मृति के आधार पर ही है। आज की तारीख में हम नारी को अगर हम नकारते हैं उनका अधिकार, तो क्या सही है? तो ये सही नहीं होगा। तो समाज का जो 98% या 95% जो लोग हैं, उनको हम मानवता के अधिकार अगर हम नकारते हैं, तो क्या हम डेवलपमेंट अपना कर पाएंगे? क्या हम विकास कर पाएंगे? क्या हम अफ्रीका से भी बदतर देश बनेंगे? तो ये हमें ये सोचना होगा कि हमें कहाँ तक जाना है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कोई जन्म से सुपीरियर बन गया।
अरे भैया वहां पे जो नर्स है उसने अदला बदली की तो उसका क्या होगा फिर? अगर मान लीजिए एक यानी शेड्यूल ट्राइब का लड़का है और एक ऊंची जात का लड़का है, दोनों में अदला बदली हो गई, क्या किसको पता चलता है? तो क्या वो ऐसे ही चलेगा? जन्म से ही श्रेष्ठ हो, जन्म से ही कनिष्ठ हो जाएगा? तो ये हमें देखना होगा। तो ये नई जो बात, जो डेमोक्रेसी की बात जो है, उसमें हर एक को अधिकार है अपने विकास करने का और अपने गुण पे वो उसको आगे जाने का। इसलिए नरेंद्र मोदी जो खुद को कहते हैं कि चाय बेचने वाले बच्चे थे, वो आज प्रधानमंत्री बन गए। तो ये किसके चलते था? क्या मनुस्मृति के जरिए होता? ये बिल्कुल नहीं होता। तो ये जो चीजें हैं, ये हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। नहीं, एक बात और, क्यों क्यों होसबोले जी को ये कहना पड़ा कि प्रियम्बल से सोशलिस्ट और सेक्युलर पे ऑब्जेक्शन उनका क्यों आया? क्या मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, क्या जरूरी था? मैं एक सवाल और है हमारा, क्या जरूरी था प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर लिखने का? क्या हम सोशलिस्ट और सेक्युलर नहीं थे आजादी के बाद तक, जब तक कि इन दो शब्दों को प्रियम्बल में डाला गया कांग्रेस रजीम के द्वारा? क्या होसबोले जी को आज ये कहना चाहिए कि इनको हटाओ? क्या है मामला? हम देखिए इन शब्दों, हाँ जी 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 सोशलिस्ट ये शब्द जो प्रियम्बल में लिखा गया, उसकी जरूरत इसलिए आन पड़ी थी क्योंकि 1971 के बाद जो हालात या यहाँ पे बन गए थे, और जो बाकी सारे यानी आरएसएस और बाकी जो हिंदुत्ववादी संगठन है, वो और सोशलिस्ट नेता जो इकट्ठे होके उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। तो इस पूरे मामले में इंदिरा गांधी को लगा कि ये प्रियम्बल में ये दर्ज करना जरूरी है कि हम सोशलिस्ट बनेंगे। जरूरी ये है कि अगर हम अभी भी देखें तो सरकारी किसी भी फंक्शन में आज कौन से धर्म से पूजा पाठ होता है? सारे ऑफिसेस में कौन से धर्म के तरीके चलते हैं पूजा पाठ के? तो वो एक ही धर्म के चलते हैं। हम वैसे सेक्युलर हैं नहीं, हम जीवन में सेक्युलर नहीं है, लेकिन जब हम लोगों से व्यवहार करते हैं तब हम सेक्युलर रहें। ये उसका उद्देश्य है, ये उसका मकसद है कि हम राजनीति में सेक्युलर रहे। फिर भी आज भी कोई भी राजनीतिक जो प्रोजेक्ट होता है या कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है, उसमें पूजा पाठ तो होता ही है। वहां पे क्या क्रिश्चियन आके वहां पे पूजा करते हैं पुजारी, या फिर मुस्लिम प्रीस्ट यानी वो मुल्ला आके वहां पे पूजा करता है? नहीं करता। तो मेजॉरिटी इस देश का जो यानी धर्म है वो हिंदू है और वो रहेगा। लेकिन उसके लिए कि हमें ही महत्व देना चाहिए, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, ये जो बातें चल रही है उसके तहत हिंदुओं को इकट्ठा करने की, हिंदुओं का वोट बैंक बनाने की जो बात है, वो बात आरएसएस कर रहा है। क्योंकि जब तक हिंदुओं के सामने मुस्लिम का हौवा नहीं खड़ा कर देते, तब तक हिंदू धर्म के आधार पे इकट्ठा नहीं होता। ये 1905 से अब तक चलता आ रहा है, और इसीलिए ये करना ये आरएसएस की मजबूरी है। इसलिए आरएसएस इसी मुद्दे को उठाता जाएगा कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाते जाएगा। आगे भी नरेंद्र मोदी साहब जितने भी चुनाव लड़ेंगे, सब में हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा उठाएंगे। वो कहीं पे जीडीपी की बात नहीं करेंगे, वो कहीं पे नौकरी देने की बात नहीं करेंगे, कहीं पे वो रोजगार बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। वो इसी मुद्दे पे करेंगे क्योंकि उनको पता है कि उनका जो वोट बैंक है, जो उन्होंने इतने सालों से बनाया है, उसको यही चाहिए। और इसीलिए मुस्लिमों का द्वेष ज्यादा करना ये आरएसएस की राजनीति का, बीजेपी की राजनीति का अंग बन गया है, महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसलिए ये मुद्दे उठाए गए। नहीं, मेरी समझ के बाहर है ये बात कि सोशलिस्ट शब्द आपने जो बताया उसका इंक्लूजन कॉन्स्टिट्यूशन में होना क्या गलत है? अगर नहीं हुआ होता तो आज हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी से नहीं आते, आज हमारे राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति, वो शेड्यूल ट्राइब से नहीं होते, या इनके पहले कोई माइनॉरिटी का राष्ट्रपति नहीं होता। अगर हम इन शब्दों का, तो इसके लिए तो धन्यवाद देने की बात है। कांग्रेस को, बीजेपी को चाहिए कि कांग्रेस को धन्यवाद दे कि भैया इस शब्दों का प्रयोग किए तो हम आगे। पर सेक्युलर शब्द जो है ना, यानी कि दैट मेक्स इट वेरी क्वेश्चनेबल कि हमारे देश में लोग धर्म को इस तरीके से पॉलिटिसाइज कर चुके थे
कि ये शब्द लाना पड़ा? क्या ऐसी स्थिति आ चुकी थी? जब ऐसी स्थिति थी तो फिर ठीक है। क्या ये शब्द लाकर हमने ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की पॉलिटिकली बाय पॉलिटिशियंस कि इस शब्द की जरूरत इसलिए है कि इस शब्द के साथ ही हम दोनों कम्युनिटी को मिला सकते हैं या रख सकते हैं साथ, जबकि इनर हार्ट में आप देखिए तो हर कम्युनिटी के लोग जब मिलते हैं, हर त्योहार पे, हर फंक्शन में एक दूसरे के साथ इस तरह से मिल जाते हैं, लगता ही नहीं है कि कोई किस कम्युनिटी का है। फिर शब्द को लाकर पॉलिटिशियंस ने खेल तो किया है और इस शब्द को हटाने की बात करके भी राजनीति की जा रही है। क्या आपको लगता है ऐसी बात है? मैं जहां तक समझ पाया, मैं आपसे जानना चाहता हूं अपने व्यूअर्स के लिए एक सवाल के तौर पर, क्योंकि मैं देखता हूं सोशल मीडिया इस तरह की बातें आती रहती हैं। देखिए, इसमें जो बात है कि प्रियम्बल की जो बात है उसमें उस वक्त की सिचुएशन अगर हम देखें तो उस वक्त देश में जो माहौल था उसमें इंदिरा गांधी को उनकी सरकार गरीबों के प्रति ज्यादा गरीबों को ज्यादा महत्व दे रही है। जो समाज में जो सारे तबके हैं उनको सबको बराबर का दर्जा देने की बात वो कर रहे हैं। सबके साथ वो साथ हैं, यानी इसलिए गरीबी हटाओ का मुद्दा आया था, इसलिए बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। तो ये सारे मुद्दे जो थे उसी का एक एक्सटेंशन था। और उसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह जो कांग्रेस के नेता थे, बड़े नेता थे, और वो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई गई थी और उस कमेटी ने एक ये दिया था कि ये प्रियम्बल में चेंजेस करने चाहिए। तो इस प्रियम्बल में जो चेंजेस करने चाहिए उसमें कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स थे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी प्रेसिडेंट उस वक्त थे। इन्होंने इनका पूरा जो चीजें हैं वो उनकी जो बातें हैं वो सुन ली गई और उसके बाद ये पूरा जो प्रियम्बल जो है उसका चेंज करने के लिए कमेटी ने प्रस्ताव दिया। जो गवर्नमेंटल एक प्रोसीजर होती है कि कमेटी बिठाई जाए, फिर वो सिफारिश करती है, उसके बाद गवर्नमेंट वो मान लेती है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। अगर सरकार को ये करना है तो सरकार आज भी कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकती है। आप हुजबोले साहब बाहर क्यों बात कर रहे हैं? वो नरेंद्र मोदी इनको सीधे कहें कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें। जो 10% रिजर्वेशन दिया गया, जो अपर कास्ट में जो गरीब लोग हैं उनको जो दिया गया, वो तो नरेंद्र मोदी साहब इन्होंने ही प्रस्ताव लाया था और उसका विरोध किसी ने किया नहीं था, क्योंकि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको मदद करनी चाहिए। यही तो सोशलिस्ट गवर्नमेंट का काम होता है। तो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी साहब या उनकी सरकार जो 85-80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में अनाज दे रही है राशन पर, तो क्या ये सोशलिस्ट वे ऑफ ये नहीं है, गवर्नेंस नहीं है? सही बात। तो ये सोशलिस्ट वे ऑफ गवर्नेंस है। तो आप अगर गवर्नमेंट को अगर सोशलिस्ट शब्द हटाने के लिए कहेंगे तो क्या अदानी और अंबानी के लिए गवर्नमेंट काम करेगी? या आरएसएस को ये लगता है कि अदानी और अंबानी और चंद लोग हैं उनके लिए काम करना चाहिए, तो फिर वैसा वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें। सत्ता उनके हाथ में है, वो कर सकते हैं, तो ऐसा उनको करना चाहिए। लेकिन जो एक किसी भी चीज का हवा बना के आप राजनीति कर रहे हो तो उसका असर जो है वो काफी लंबा पड़ जाता है देश के इतिहास पे और देश की जनता के ऊपर। हम जिस तरह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए वो हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है। कुछ चंद उद्योगपतियों का जो ग्रोथ होना और उसके लिए हम हमारा जीडीपी बढ़ना या फिर हमारे ट्रिलियन इकोनॉमी में इजाफा होना, ये देश के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जब 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने की नौबत नहीं आएगी, वो खुद खरीदने के हकदार बन जाएंगे, उतनी उनकी ताकत आएगी, तब जाके ये गवर्नमेंट सही दिशा में काम कर रही है, ये हम मानेंगे। अजय जी, अच्छा, जाते जाते बस दो छोटा सवाल जिसका बहुत छोटा हमें जवाब भी चाहिए होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को चला रही है? जो मेरा पहला सवाल था, क्या अब आरएसएस बीजेपी को डिक्टेट कर रही है? वो पहले सवाल का ही अंग था। दूसरा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको कब लगता है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मनोनयन या नाम कब सामने आएगा? क्या सितंबर तक इंतजार करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और खासकर हम जैसे मीडिया वालों को इस पे बात करने की? जी सुभाष जी। देखिए, 30 अप्रैल को एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास में और उसमें
मोहन भागवत साहब, नरेंद्र मोदी इनको मिले थे, 1.5 घंटा ये मीटिंग चली थी। बताया जा रहा था पहलगाम में अप्रैल 22 को पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद ये भागवत साहब वहाँ पे गए थे और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि राजा जो है, राजा ने ऐसे जो उपद्रवी लोग हैं उनको शासित करना चाहिए, दंडित करना चाहिए वगैरह, ये उन्होंने कहा। लेकिन आरएसएस के लोग ये भी आज भी मानते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए ये मीटिंग थी। 1.5 घंटे ये मीटिंग चली, कई चीज़ों पर उसमें बातचीत हुई और इसके बारे में नरेंद्र मोदी साहब को आगाह किया गया कि उनको अध्यक्ष पद के लिए आरएसएस क्या चाहती है और किस तरह का नेता चाहती है जो अगले सालों में बीजेपी को दिशा दिखाने वाला चाहिए। तो इस तरह का उनको बताया गया। अभी नरेंद्र मोदी साहब अभी तैयार नहीं है इसके बारे में, शायद सितंबर के बाद वो तैयार होंगे क्या, ये अभी देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ महीनों में बीजेपी के अध्यक्ष के पद के लिए कुछ चीज़ें चलेगी। हाँ, लेकिन मोदी साहब सितंबर के बाद कुछ फैसला ले सकते हैं इसके बारे में। योगी जी का क्या होगा? क्या 2027 में योगी जी ही चेहरा रहेंगे उत्तर प्रदेश का, या फिर जो बातें आ रही हैं सोशल मीडिया पे अमित शाह वर्सेस योगी, क्या योगी बाहर किए गए? यहाँ तक की बातें आ रही हैं। ठीक है, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ इनमें तकरार है, ये सबको पता है। लेकिन अभी ऊंट किस तरह का करवट लेता है ये हमें देखना होगा। बहुत कुछ निर्भर होता है कि 17 सितंबर के बाद मोदी साहब क्या घोषणा करते हैं। क्या वो अपना एक आगे का प्लान डिक्लेयर करते हैं जिसमें अमित शाह इनको फिर तख्ता उनकी ताजपोशी करने की बात भी रहेगी? क्या वो नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे? ये भी बात वो कर सकते हैं, आप नहीं कुछ इसमें कह सकते। तो वो कहेंगे कि जब तक जनता मुझे चाहती है मैं रहूंगा प्रधानमंत्री। कौन इसमें कुछ कहेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको खुद को तय करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मोदी साहब रिटायर होने हैं कि नहीं होने हैं, ये नरेंद्र मोदी को ही तय करना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने थे संजय राउत के उस बयान पे रिएक्ट, जो उनका बयान था खासकर मोदी जी को लेकर कि वो गए हैं अपने रिटायरमेंट को बताने के लिए संघ को, उस पर उन्होंने रिएक्ट करके कहा कि 2029 तक तो भूल जाए आप, 2029 में भी चेहरा मोदी जी का ही होगा। क्या ये ऐसा लगता तो है? फडणवीस साहब को ये बोलना जरूरी है क्योंकि उनके जो चाहने वाले हैं वो खुद उनको प्रमोट कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। इसलिए वो हमेशा वो चाहते हैं कि वो इस तरह का पोर्ट्रे ना करे कि अमित शाह उनके अमित शाह के नजर में आ जाए। जैसे 12 दिन लगाए थे अमित शाह जी ने कि फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उनको बिल्कुल उनको किनारे कर दिया था और बाकी वो चीजें तलाश कर रहे थे। ऐसा फिर से उनके साथ ना हो, ये वो जानते हैं और इसके लिए वो ये सारी चीजें कह रहे हैं। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये देखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे कौन आता है, क्योंकि बहुत सारे नाम आए हैं। कुछ नाम संघ के द्वारा प्रोजेक्ट किए गए हैं, कुछ नाम भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी और शाह के चहेते हैं। अध्यक्ष पद भारतीय जनता पार्टी का किसको मिलता है, कौन बनता है, वही साबित कर देगा कि बीजेपी को संघ चलाता है या संघ को भारतीय जनता पार्टी। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।